नमस्कार मित्रों, सूर्या साईं यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण के भाषा टॉपिक के बारे में जानकारी रखूंगा। सबसे पहला टॉपिक है भाषा। और भाषा से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है और भाषा का क्या महत्व है, इसके बारे में अपन देखेंगे। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो भाष धातु से मानी जाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति है जो भाष धातु से मानी जाती है और एक भाष धातु का संबंध क्रिया से होता है। परंतु इस भाष का अर्थ क्या है? भाष का अर्थ होता है प्रकट करना, व्यक्त करना, बोलना या कहना। भाषा मनुष्य के सुदीर्घ इतिहास से संप्रेषण का माध्यम है। भाषा की परिभाषा क्या होती है, देखिए। जब मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है या एक दूसरे के मध्य जब संप्रेषण करता है, भावों एवं विचारों का एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, तो उसके लिए जो माध्यम होता है या साधन होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है और वो साधन ही क्या कहलाता है? भाषा। दो व्यक्तियों के बीच में या कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, जितने भी व्यक्ति हैं उनके बीच में जब वार्तालाप किया जाता है, एक दूसरे के भावों को प्रकट किया जाता है, तो उस प्रक्रिया के अंदर जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसी को भाषा कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है मानव द्वारा अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मनुष्य द्वारा अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम है। ध्यान रखना, भारत की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, और राजभाषा है हिंदी। और इस राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया और दर्जा भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है उसके अनुसार दिया गया है। भारतीय संविधान और इसका एक आर्टिकल है अनुच्छेद 343। और इसके अनुसार भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि एक संघ की राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा होगी और वो होगी हिंदी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भाषा के
रूप। भाषा के रूप मुख्य रूप से भाषा के दो रूप माने जाते हैं, और एक रूप और गौण रूप भी माना जाता है। जो सांकेतिक भाषा है, इशारों पे काम करता है, संकेतों पे काम करता है, वो गौण रूप है, क्योंकि इशारे और संकेत कभी लिपिबद्ध नहीं किए जा सकते। उनके अनुसार अपन किसी भी व्यक्ति को खड़ा करने के लिए इशारे कर सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, अन्यथा उसको लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए व्याकरण का शुद्ध रूप है जो इसको भाषा का रूप नहीं मानता है। इसलिए इसके दो रूप हैं, और वो भी दो रूप कौन कौन से हैं उनके लिए अपन अपने खुद पे लें, ताकि आराम से अपन उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होता है। भाषा की जो अभिव्यक्ति है, तो एक तो अपन किसी को बोलकर कर सकते हैं, और दूसरी है किसी के सामने लिखकर उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो बोलकर कर सकते हैं, उसको क्या कहा जा सकता है? तो उसको कहा जाता है मौखिक, और मौखिक का तात्पर्य है बोलने से, अर्थात बोलकर। दूसरा है लिखित, लिख कर प्रकट करना लिखित कहलाता है, और लिखित का मतलब है लिखने से, और उसका मतलब होता है लिख कर। और तीसरा रूप है जो मुख्य रूप नहीं है, गौण रूप है, और वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा है, और सांकेतिक भाषा ये संकेत व इशारों पर कार्य करती है। इशारा शब्द जो अरबी भाषा का शब्द है, संकेतों और इशारों पे काम करती है। तो ये संकेत और इशारों को अपन लिपिबद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इनका मुख्य रूप नहीं माना जाता है भाषा का ये। ठीक है, चलिए इससे आगे जो भाषा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और रहेगी। चलिए भाषा के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब है कि एक मैं तथ्य लिखता हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई एक शब्द है ध्वनि, दूसरा है वर्ण। अब यहाँ सबसे ज़्यादा मामला कन्फ्यूजन यहाँ रहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाएगी या वर्ण। तो देखिए दूसरा कथन, यहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि ध्वनि, जैसे मैं बोल रहा हूँ क, अब ध्वनि हो रही है, लेकिन इसको मैं जब तक ऐसे लिखित रूप नहीं दूंगा तब तक वो वर्ण नहीं माना जाएगा, वो ध्वनि है एक प्रकार की। तो ये तो हो गया वर्ण, लेकिन इसको मैं बोलता हूँ सीधा मौखिक रूप से तो होता है क, और क एक ध्वनि है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वही मानी जाती है। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में क्वेश्चन आए और इन दोनों का विकल्प में ये दोनों हो तो ध्वनि को सही करना है। कई बार बोर्ड ने ये आंसर माना भी है। और यदि दोनों विकल्प में नहीं हो, विकल्प में एक वर्ण ही आया है तो वर्ण सही होगा, और दोनों हो तो ध्वनि होगा, और ध्वनि अकेला है तो भी ध्वनि होगा। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित, अर्थ के साथ में जिसका कोई क्वेश्चन कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका कोई उचित अर्थ हो, वो होती है शब्द। शब्द का मतलब ये होता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है।
वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, परंतु वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इन दोनों में फर्क है थोड़ा। वर्णों के सार्थक समूह जिनको तो शब्द कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसके बाद में एक और है, वो है भाषा की दीर्घ, पूर्ण या सबसे बड़ी इकाई। और सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। ध्वनि से शुरू होकर वाक्य तक जब तक आते हैं तब तक भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण पूर्ण होता है। और वो कैसे होता है देखिए, सबसे पहले ध्वनि के बाद में अपन उसको लिपिबद्ध करेंगे, तब होगा वर्ण, वर्णों का सार्थक समूह बनाएंगे, तब होंगे शब्द, और शब्दों का सार्थक समूह होगा, तब होगा वाक्य। और इस क्रमबद्ध जो एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था से भाषा का निर्माण होता है। और जब ध्वनि से वाक्य तक अपन पहुंच जाते हैं तो भाषा का निर्माण पूर्ण हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। इसके बाद में वर्ण टॉपिक आएगा और वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।